अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। और फिर हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे और एग्जांपल से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होने चाहिए कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, और फिर फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं, या अगर आपके प्रोग्राम में मोर देन वन प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, उन फंक्शंस की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। और फिर लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, या मशीन कोड क्या होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग जो मेमोरी आपकी होती है कंप्यूटर की, वो आपके पास एक प्रेशियस रिसोर्स होता है, और हमने ये भी कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि हम इस रिसोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। अब कंप्यूटर की मेमोरी को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपकी मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या है। या आप कह सकते हो कि जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को मैनेज करता है। और दूसरी बात ये कि एज अ प्रोग्रामर भी हमें पता होना चाहिए कि हमें मेमोरी किस तरह से अवेलेबल है, कैसे हम अपने डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं मेमोरी में। देखें, जिस तरह आपके पास प्रोग्राम में एक वक्त में डिफरेंट तरह की डाइवर्स चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स के डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसीजर्स हैं, मोर देन वन प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में डेटा को इनपुट कर रहे हो तो वो इनपुट करने का जो तरीका है डेटा का, वो आपका डिफरेंट हो सकता है। आप रन टाइम में भी आप इनपुट कर सकते हो, डेटा की साइज डिफाइन कर सकते हो, डिज़ाइन टाइम में भी आप अपने डेटा की साइज को आप डिफाइन कर सकते हो। जब एक प्रोग्राम में आपके पास डिफरेंट तरह की डाइवर्स चीज़ें होती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करता है, और फिर हर एक सेक्शन को आपके कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग उनको रखता है। मतलब आपका जो प्रोग्राम आपका मेमोरी में लोड हो जाता है तो हर कोरिस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है प्रोग्राम का, वो अलग अलग पार्ट ऑफ दी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ये टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं मेमोरी के, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के 4 होते हैं। एक आपका होता है मशीन कोड, जहाँ पे जब आपका कोड बिल्ड होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में, तो वो अपने एक डेडिकेटेड पार्ट में स्टोर हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपके प्रोग्राम में कोई ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो वो एक अलग कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन में जाके स्टोर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर येलो सेक्शन से शो हो रहे हैं। स्टैक जो होता है ये आपके लोकल वेरिएबल्स को होल्ड करता है, फंक्शन कॉल्स को भी ये क्या करता है, मैनेज करता है। यहाँ पर आपका जो फंक्शन कॉल हो जाता है वो आपका स्टैक में आके लोड हो जाता है। स्टैक जो होती है ये आपके पास एक इसका साइज जो होता है फिक्स होता है, नॉट फ्लेक्सिबल होता है। आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसका साइज चेंज नहीं हो सकता, और जो डेटा आपके स्टैक के टॉप पे होता है तो वो मशीन कोड सिर्फ उस टॉप के डेटा को एक्सेस कर सकता है। जब हम इंशाल्लाह स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आपके पास जो प्रोग्राम्स जब मेमोरी में लोड होता है तो कैसे कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट में आपका जो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं। ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें एक ग्लोबल वेरिएबल है रिजल्ट के नाम से, तो ये आके अपने कोरिस्पॉन्डिंग ग्लोबल वेरिएबल के पार्ट में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। यहाँ पर इज इक्वल टू जी का मतलब ये है कि अभी इस वक्त क्या है, इसमें गार्बेज वैल्यू है। एक फंक्शन है ऐड के नाम से, एक फंक्शन है एवरेज के नाम से, और एक आपका है मेन फंक्शन। जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो सबसे पहले आपका मेन प्रोसीजर क्या होता है, रन होता है, और आपका स्टैक में आपके पास आके मेन प्रोसीजर क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। मेन में आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे ए बी,
जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट, और उसमें ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब आपका सेकंड लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा रिजल्ट इज इक्वल टू एवरेज ए बी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं एवरेज के नाम से। तो जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो यहाँ पर मेन फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल होगा वो जंप कर जाएगा इस पीस ऑफ कोड पे। ठीक है। सो जब आपका देखें, जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल आपका जंप कर जाएगा यहाँ पे, और जब तक आपके पास एवरेज फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होती तब तक आपका कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा और ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो जब आपका एवरेज फंक्शन कॉल होगा तो मेमोरी में आपके एवरेज जो स्टैक पे आपका एवरेज फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बन जाएंगे, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं जो मेन से हम पास कर रहे हैं एवरेज फंक्शन को ए और बी, वो जाके एक्स और वाई में स्टोर हो जाएंगे। एक्स और वाई आपका एवरेज फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं और साथ साथ सम और एवरेज भी हैं। यहाँ पर सम और एवरेज, यहाँ पर सम में फिलहाल जी है, गार्बेज वैल्यू है, और एवरेज में भी आपके पास कोई गार्बेज वैल्यू है। जैसे ही आपके पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एवरेज फंक्शन की, तो यहाँ से हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऐड के नाम से, और वो ऐड आपका ये वाला फंक्शन है। ठीक है। तो इट मीन्स कि जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आके आपके पास एवरेज फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड हो जाएगी ये इस पॉइंट पे, और आपका कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, ऐड फंक्शन पे। ठीक है। जब हम एवरेज फंक्शन को स्टैक में जब आपका लोड हो गया था तो उस वक्त आपके पास मेन की एग्जीक्यूशन जो थी वो स्टॉप हो गई थी, और जो मशीन कोड जो था वो आपका स्टैक के इस वाले पार्ट को, अब एवरेज आपके टॉप पे है तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था। जब आपका ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ऐड फंक्शन आपके स्टैक में लोड हो जाएगा, और उस वक्त आपका जो एवरेज फंक्शन है और मेन फंक्शन है इन दोनों की एग्जीक्यूशन क्या है, सस्पेंडेड है, और अभी आपका मशीन कोड जो है वो इस पार्ट ऑफ दी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। सो ऐड फंक्शन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो एवरेज से आ रही हैं, वही मेन वाली दो वैल्यूज हैं 2 और 4, तो ए में 2 और बी में 4। तो जब आपका ऐड का फंक्शन जो है उसमें ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन है, ए प्लस बी ऐड होके रिटर्न हो रहे हैं। तो जैसे ही आपका ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा तो मेमोरी से आपका जो ऐड के वेरिएबल्स हैं, जो लोकल वेरिएबल्स हैं, वो वैनिश हो जाएंगे और कंट्रोल आपका कहाँ पर आ जाएगा, दोबारा एवरेज फंक्शन पे। ठीक है। सो जब इस फंक्शन आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, 4 और 2 को ऐड करके, तो सब में आपके पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास सब में क्या आ गया, 6, और इस पॉइंट पर आपके पास एवरेज में अभी गार्बेज वैल्यू है। जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एवरेज इज इक्वल टू सम बाई 2, तो ये 6/2 होके यहाँ पर आ जाएगा 3, और जैसे ही आपका एवरेज फंक्शन रिटर्न करेगा तो कंट्रोल आपका आ जाएगा वापस मेन फंक्शन में। सो जैसे ही एवरेज फंक्शन रिटर्न करेगा तो एवरेज के सारे जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो स्टैक से क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और कंट्रोल आ जाएगा दोबारा मेन में, और यहाँ से फिर मेन की एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। सो रिजल्ट में आ जाएगा वही 3। ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा मेन, और इसी तरह आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपके पास मेन के भी जो वेरिएबल्स हैं वो स्टैक से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को, इस कोड को पढ़ने के बाद समरी थोड़ी डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो स्टैक की जो वैल्यूज़ हैं, जो मेमोरी है वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो रही है। अगर आपके प्रोग्राम में मोर देन 1 प्रोसीजर्स हैं और वो प्रोसीजर्स ऐसे कॉल हो रहे हैं कि एक प्रोसीजर से दूसरा प्रोसीजर और दूसरे प्रोसीजर से तीसरा प्रोसीजर, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टैक है वो क्या हो जाए, फुली कंज्यूम हो जाए और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। ठीक है। या आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज एक फंक्शन है जिसमें, लेट्स सपोज मैं एवरेज फंक्शन की बात करता हूँ या ऐड फंक्शन की। लेट्स सपोज ऐड फंक्शन में एक एरे हमने बनाई है और उस एरे का साइज हम रन टाइम में डिसाइड कर रहे हैं, और लेट्स सपोज यूज़र जो है रन टाइम में जो एरे का साइज है वो बहुत बड़ी साइज लेट्स सपोज क्या कर लेता है, इंटर कर लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो साइज आपके स्टैक के साइज से क्या हो, एक्सीड कर रहा हो, तो एज अ रिजल्ट आपका क्या करेगा, प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा हो रहा हो
कि फंक्शंस आपके रिकर्सिवली कॉल्स हो रहे हों या किसी डेटा का साइज रन टाइम में डिसाइड हो रहा हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्टैक है वो फुली कंज्यूम हो जाए और एज अ रिज़ल्ट क्या हो, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। सो इस पॉइंट पे आके हम ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रोग्राम का जो फोर्थ पार्ट होता है मेमोरी में, जो सेक्शन होता है हीप, जिसको हीप बोलते हैं, क्यों ना हम इस वाले सेगमेंट को, मेमोरी के सेगमेंट को हम क्या करें, यूटिलाइज करें और प्रोग्राम के क्रैश होने के चांसेस को हम क्या करें, मिनिमाइज कर सकें। दो चीज़ें हैं और नोट करने वाली, वो ये हैं कि जब भी आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड हो जाता है, जब रन होता है, तो उस वक्त प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट होती है। डिज़ाइन टाइम में कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती फिजिकली, जस्ट उस प्रोग्राम की मेमोरी की एस्टिमेशन होती है कि मैक्सिमम आपका जो प्रोग्राम है, ये स्टैक का वगैरह, ये कितनी साइज़, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है, कंपाइलर वो उसको एस्टिमेट कर लेता है और फिर जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो वो स्टैक की उतनी ही साइज़ क्या हो जाती है, वो एलोकेट हो जाती है और वो जो उसका जो साइज़ है मेमोरी का, स्टैक का, वो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे एज अ प्रोग्रामर हम इस हीप मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली उस डेटा के लिए जो कि हम रन टाइम में डिसाइड करते हैं, और कैसे हम इस स्टैक में ये जो मेमोरी की शॉर्टेज हमारे पास आ सकती है, कैसे हम इस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ लेक्चर 3A।